वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं संहिता के फिक्स क्वेश्चन जो पेपर में आने ही वाले हैं। तो अगर आप इतने क्वेश्चन जो मैंने दे दिए हैं आप उससे कर लें तो आप आराम से पास हो जाएंगे विदाउट टेंशन इजीली। तो चलो शुरू करते हैं। तो संहिता के जो फिक्स क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला अध्याय है आयुष कामी अध्याय, उसका जो एलक्यू क्वेश्चन है उसमें देखेंगे सबसे पहला है कि चिकित्सा चतुष्पाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा चांसेस है। तो चिकित्सा चतुष्पाद ये आपको करना ही है, जो एलक्यू के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद है विशंति गुण, बीज गुण, ये आपके पदार्थ में भी हो गए हैं और यहाँ पर भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपसे आराम से एक एलक्यू लिख सकते हैं। उसके बाद है व्याधि साध्य साध्यता, ये तीसरा एलक्यू। ये चैप्टर से ये 3 एलक्यू में से एक एलक्यू आ सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके एसीक्यू कौन से आ सकते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबल है उसके अंदर जो मेन है रोग एवं रोगी परीक्षा, इसके ऊपर एसीक्यू मोस्ट प्रोबेबल है। जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसको आप ज़्यादा फोकस करना है। अब दूसरे देखेंगे कि चतुर्विध अग्नि, याप्य व्याधि, दोष एवं दुष्य और कोष्ठ परीक्षा, ये उसके दूसरे एमसीक्यू हैं जो इसके अंदर से आ सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन आयुष कामी अध्याय। उसके बाद हम देखेंगे दिनचर्या के अंदर तो मैक्सिमम रिपीटेडली यही पूछता है कि पूरा दिनचर्या एक्सप्लेन करो, ब्रह्म मुहूर्त से लेके स्नान और निद्रा तक जो लास्ट आता है वो हमें पूरा एक्सप्लेन करना होता है। ये उसका दिनचर्या वर्णन कंप्लीट होता है ये एलक्यू के अंदर। अगर हम ये कर लें तो हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर उसके अंदर हम देखें एसक्यू, तो एसक्यू भी है उसके अंदर दशविध पापकर्म, व्यायाम और सदुत के ऊपर भी एलक्यू आ चुका है आपके पास, आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसके मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। दिनचर्या फुल वर्णन कीजिए और सदुवृत। फिर उसके बाद है एसक्यू के अंदर जो है दंत धावन, उद्वर्तन, अभ्यंग स्नान, अंजन और व्यायाम, ये 5 चीज़ें जो हैं आपको एसक्यू के अंदर करनी है। व्यायाम मैंने एलक्यू में डाल दिया है, अगर आप इसे एसक्यू के हद तक भी पढ़ लें तो इनफ है आपके लिए। तो व्यायाम, दंत धावन, उद्वर्तन, अभ्यंग स्नान और अंजन, ये 5 एसक्यू आपको अच्छे से करना है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा चैप्टर ऋतुचर्या के अंदर एलक्यू क्या है, मैक्सिमम तो पूछता है कि आदान काल एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के अंदर एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद दूसरा है कि हेमंत ऋतुचर्या। फिर उसके बाद देखेंगे दोष एवं ऋतु संबंध, यानी कौन सी ऋतु में कौन सा दोष प्रबल होता है, कौन सा अबल होता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है इसी के साथ ये एसक्यू का छोटा सा पॉइंट है, इसके साथ दूसरा भी एक ऋतु पूछ सकता है जैसा कि वर्षा ऋतु। तो उसके बाद और एक एलक्यू है कि विसर्ग काल, इसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर शरद ऋतुचर्या एवं हंसोदक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको करना, आपको अच्छे से करना है हंसोदक ये। उसके बाद हम देखेंगे कि एसक्यू के अंदर जो ऋतुचर्या के अंदर से आ सकते हैं वो ऋतु संधि क्या है, ये 14 डेज का काल होता है। आपने इसे पढ़ लिया है तो ये ऋतु संधि आपको एक अच्छे से करना है। मैंने इसमें स्टार कर दिया है, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बस दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको इसका पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। उसके बाद है हंसोदक, आदान काल, विसर्ग काल, इसके अंदर थोड़ा डिटेल में पूछ लेगा। ये एसक्यू के हो गए ऋतुचर्या के। अब हम देखेंगे 4th चैप्टर रोग अनुपादनीय अध्याय। इसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है एलक्यू के अंदर है आधारणीय वेग। 13 आधारणीय वेग है, वात, वित्त, मूत्र, शौच, सुधा। इसका श्लोक आपने किया होगा, अगर नहीं भी किया तो बस विदाउट श्लोक भी अगर आप 30 आधारणीय वेग यानी जो वेगों का धारण हमें नहीं करना चाहिए उसके बारे में इसके अंदर लिखना है। इसको मैंने डबल स्टार किया है, यानी इसको आप पढ़कर ही जाना है आधारणीय वेग। उसके बाद है उसके महत्व भी पूछ सकता है। फिर हम देखेंगे धारणीय वेग एवं आधारणीय वेग, ये दोनों में से एक उसका डिफरेंस पूछ सकता है, या दोनों के नंबरिंग स्लिप कर किसी एक के बारे में डिटेल लिखने के लिए पूछ सकता है। ये हो गया एलक्यू के अंदर रोग अनुपादनीय अध्याय के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे एसक्यू के अंदर नॉर्मल तो मैक्सिमम तो एलक्यू आते हैं, लेकिन अगर एसक्यू आ गया तो मूत्र वेग धारण लक्षण और चिकित्सा ये पूछ सकता है। छर्दी वेग, आश्रु वेग और औपीड़क स्नेहपान, ये इसके एसक्यू हो चुके हैं, इससे एसक्यू आ सकते हैं। और उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है द्रव्य विज्ञानी अध्याय, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये एलक्यू के लिए चैप्टर नहीं है, एसक्यू के लिए। तो हम इसके जो एसक्यू से आ सकते हैं वो गंगा जल, क्षीर वर्ग और जल वर्ग। जल वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल वर्ग में ऐसा पूछेगा कि जल वर्ग लिखकर उसके नारिकेल उदक यानी नारिकेल जल के बारे में थोड़ा सा लिखिए। उसके बाद है तक्र वर्ग और मूत्र वर्ग भी आपको अच्छे से करना है। अष्टमूत्र ये आपको पूछ सकता है, इसलिए मूत्र वर्ग भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं हम देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय। तो इसके अंदर क्या है, आहार द्रव्य वर्गीकरण, मांस वर्ग, दशमूल। एलक्यू इसके कम चांसेस है इस चैप्टर से, लेकिन एसक्यू इससे आ सकता है। जो मैक्सिमम मेरे ख्याल से जो मैंने अब तक पीवाईक्यूज देखे हैं और आपका इस प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो इससे त्रिफला, विलेपी,
मंडपे या विलेपी जैसा है कि विलेपी पूछ सकता है, त्रिफड़ा पूछ सकता है। उसके बाद शाक वर्ग, शिंबी वर्ग और औषध वर्ग ये एसक्यू के अंदर आ सकते हैं। आपको ये करना ही है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है अन्न रक्षा अध्याय। उसके बाद इसमें हम एलएक्यू देखेंगे कि त्रियोपस्तंभ। त्रियोपस्तंभ अगर इस एलएक्यू पूछा तो अगर आपको एलएक्यू लिखना होगा, एसक्यू पूछा तो एसक्यू लिखना होगा। त्रियोपस्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स आ सकता है। उसके बाद है सविश अन्य लक्षण। सविश यानी जिस अन्न के अंदर विष होता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, ये एसक्यू के अंदर आ सकता है या फिर एलएक्यू के अंदर आ सकता है। तो आपको ये अच्छे से करना है। तो ये जो स्टार्ट के जो 3 मैंने हाईलाइट किए हैं, त्रियोपस्तंभ, सविश अन्न लक्षण, विरुद्ध आहार, ये 3 आपको अच्छे से करना है। फिर निद्रा और विषाक्त अन्न परीक्षा, यानी जिस अन्न के अंदर विषाक्त है उसकी परीक्षा किस तरह करनी है ये आपने पढ़ा है। ये आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन अन्न रक्षा अध्याय के अंदर ये 5 टॉपिक आपको कैसे भी पढ़ना ही है। उसके बाद है मात्रा शीतीय अध्याय। ये मात्रा शीतीय अध्याय थोड़ा इलेबोरेट है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एलएक्यू के अंदर जो हम देखेंगे कि आहार मात्रा और अष्टविधि आमदोष। आमदोष ये इंपॉर्टेंट है, आमदोष से आ सकता है क्वेश्चन मात्रा शीतीय अध्याय से आमदोष के बारे में या फिर आमदोष से होने वाली विकार के बारे में। आलसक विसूचिका जो है उसकी चिकित्सा पूछ सकता है, वो मैंने आपको आगे बताऊंगा। आम प्रदोषज्य व्याधि। उसके बाद चौथा है अजीर्ण प्रकार एवं चिकित्सा। ये एलएक्यू के अंदर नहीं, अगर एसक्यू के अंदर पूछा तो आपको लिखना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे उसके एसक्यू कौन से, अनुपान। अनुपान के ऊपर एसक्यू पहले भी आ चुका है, अभी भी आ सकता है। उसके बाद है आम विष, आलसक विसूचिका, उसकी चिकित्सा। ये प्रोबेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही है। आम विष, आलसक विसूचिका, चिकित्सा। उसके बाद है समशन एवं अध्ययन। आपको ये पढ़ लेना है एक बार। अगर इतना पढ़ना है कि बस आप इस पे से एसक्यू लिख सके आराम से। उसके बाद है द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय। उसके अंदर हम देखेंगे कि एसक्यू क्या आ सकते हैं। एसक्यू के अंदर अग्नेय, पार्थिव और वायु द्रव्य के बारे में पूछ सकता है। और जो वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये जो 3 टॉपिक है, 3 में से एक क्वेश्चन एक के बारे में पूछना फिक्स है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है एनी वन ऑफ फिक्स। तो जस्ट मेरा पीडीएफ देख लो, उसमें से आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। जो मैंने हाईलाइट किया वो ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट करके जाना है, और जो मैंने स्टार किए हैं, डबल स्टार किए हैं, वो भी परफेक्ट करके जाना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप इतने कर लें तो आपकी पासिंग आराम से हो जाएगी संहिता पेपर की। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो है रस भेदीय अध्याय। रस भेदीय अध्याय जिसके अंदर षड्रस के बारे में बताया है। तो नॉर्मली सभी रस का पूछ सकता है कि षड्रस बताइए, उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, उसके 5 भौतिक संगठन लिखिए, उसके बारे में लिखिए, कौन सा दोष संबंध भी पूछ सकता है इसके रिलेटेड, यानी षड्रस देकर पूरे चैप्टर का इलेबोरेट करने के लिए पूछ सकता है। ये हो गया षड्रस एवं 5 भौतिक संगठन। उसके बाद सिर्फ एक रस भी दे सकता है, जैसे मधुर रस दे दिया या फिर अम्ल रस दे दिया, तो इसलिए आपको षड्रस के अंदर पूरे षड्रस पढ़ना है। उसके बाद एसक्यू के अंदर कषाय रस अतियोग, लवण रस अतियोग, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको कषाय रस अतियोग और लवण रस अतियोग इत्यादि इस तरह पढ़कर जाना है एसक्यू के लिए। और दोषादि विज्ञानियम, दोषादि विज्ञानियम ये जो एलएक्यू का, इससे एलएक्यू मैक्सिमम एलएक्यू ही आता है इससे। तो देखेंगे कि एलएक्यू से क्या आता है, दोष, क्षय, वृद्धि लक्षण, यानी दोषों के क्षय और वृद्धि उसके लक्षण पूछता है। आप अगर आपने श्लोक लिख दें तो आपको 7 से 8 9 मार्क आराम से मिल सकते हैं, अगर श्लोक के साथ आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। फिर उसके बाद मल क्षय वृद्धि लक्षण, धातु क्षय वृद्धि लक्षण। उसके बाद वाद दोष, प्राकृत कर्म, क्षय वृद्धि लक्षण डिटेल में लिखिए, सिर्फ एक दोष भी देकर पूछ सकता है। उसके बाद है धातु क्षय वृद्धि, यानी 7 धातु के अंदर धातु का क्षय होने पर क्या होगा, वृद्धि होने पर क्या होगा, आपने क्रिया में भी पढ़ा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ रहा तो क्रिया के जो श्लोक है वो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, क्रिया के अंदर जो पढ़ा है वो यहाँ पर डाल दो, बस आराम से मार्किंग स्कोरिंग हो जाएगी। उसके बाद एसक्यू के अंदर क्या है, त्रिदोष क्षय वृद्धि। फिर ओज, ओज के बारे में, ओज भी इम्पॉर्टेंट है, आपको मेरे ख्याल से ओज आएगा, ये चैप्टर से नहीं या फिर दूसरे चैप्टर से, लेकिन ओज का क्वेश्चन आएगा। ओज विस्तृत लक्षण, ओज के विस्तृत लक्षण, रक्तक्षय और आश्रय, आश्रय भाव, दोषों का धातुओं के साथ आश्रय, आश्रय भाव क्या होता है, मल के साथ आश्रय भाव क्या होता है, ये भी एक एसक्यू का टॉपिक बनता है। इस पे एसक्यू आ चुका है, आ सकता है। तो आपको बस ये पढ़कर जाना है, आपके पास आंसर नहीं है, बस ब्लाइंडली मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ बस कीजिए और पेपर को जाइए, और बस आने के बाद मेरे को कमेंट कीजिए कि आपका पेपर कैसा गया, और आप मेरे गेस्ट पेपर के ऊपर बस बता दीजिए कि भाई ये आपके लिए काम आया या नहीं। उसके बाद है दोष भेदी अध्याय। हम इसमें देखेंगे एलएक्यू क्या आ सकता है कि ऋतु दोष संबंध, ऋतु का और दोषों का संबंध ऋतुचर्या के अंदर भी हो चुका है, यहाँ पर भी हो गया है हुआ। तो ऋतु और दोष का संबंध देखना है आपको, दोष सामान्य स्थान, दोषों के स्थान कहाँ पर है,
वात पित्त कफ का स्थान, इसके अंदर आपको लिखना है। 10 विध परीक्षा, वात प्रकार, पित्त प्रकार इंपॉर्टेंट है, पित्त के 5 प्रकार आपको याद करना है। कफ प्रकार, समदोष लक्षण, ये एसीक्यू हो गया। उसके बाद हम देखेंगे दोष उपक्रमणीय अध्याय, ये जो अध्याय है इसके अंदर से हम देखेंगे एसीक्यू का पॉइंट है आम दोष एवं चिकित्सा और दोष उपक्रम, ये 2 एलक्यू आ सकते हैं। और एसीक्यू के अंदर वात उपक्रम, औषध सेवन काल और दोष गति, कितने गति होती है उसके लिखना है, ये एसीक्यू का पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट चैप्टर जो है हमारा द्विविध उपक्रम अध्याय, उसके अंदर द्विविध उपक्रमणीय अध्याय के अंदर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए एसीक्यू एलक्यू आ सकता है, या आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर पूरा चैप्टर अगर आ गया तो इजी है ना कि आप जितना पढ़े अगर उतना लिख भी दिए तो आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगी। उस एसीक्यू के अंदर लंघन पूछ सकता है, उपक्रम भेद, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार करके रखा है, आपको उपक्रम भेद अच्छे से पढ़ना है। और शमन प्रकार उसके लिखना है। तो ये हो गया 12 चैप्टर अष्टांग के। अगर चरक के अंदर भी क्वेश्चन आ गया तो अभी सिर्फ अष्टांग भी पढ़ा हो तो आराम से लिख दे सकते हैं, या चरक भी पढ़ा हो तो अब ये क्वेश्चन आ गए तो आप इधर का उधर कंटेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर श्लोक एग्जैक्ट नहीं पूछता कि चरक का ही श्लोक लिखो या अष्टांग का ही श्लोक लिखो, तो अगर आपको जो श्लोक याद है उस पॉइंट का तो आप वहाँ पर अपना श्लोक डाल सकते हैं। सो ये हो गया फिक्स क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको, इसमें से इतने ही कर जाना है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, बस आपको डर है एग्ज़ाम का, तो आपको ये क्वेश्चन करना ही है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी इजीली पासिंग हो जाएगी संहिता पेपर के अंदर। सो थैंक यू गाइज और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे भी ऐसे गेस्ट पेपर आने वाले हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। और जब आपका पेपर हो जाए तो अपना कमेंट डाल देना कि क्वेश्चन आए या नहीं, और फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और नेक्स्ट संहिता तो अभी आ चुका है वीडियो, पदार्थ विज्ञान, रचना शरीर, क्रिया शरीर और संस्कृत, इनके भी प्रोबेबल क्वेश्चन के वीडियोस आने वाले हैं। सो मेरे चैनल से जुड़े रहें, और मेरा नंबर दिया गया है उस पर से आपको बस मुझे मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर, आपको इसका PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस।